नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे शायद दुनिया के इतिहास में उसका कोई दूसरा उदाहरण हो। हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो पिछले 30 वर्षों से अपने घर लौटने की बाट जो रहे हैं। आपने सही पहचाना, हम जम्मू कश्मीर दुनिया की सबसे खूबसूरत रियासतों में से एक रियासत, जहां 19 जनवरी 1990 को वो स्या दिन, वो काला दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जब 4 लाख के करीब लोगों को जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हम कहेंगे उनका घर, खेत खलिहान, वो गलियारे जहाँ वो पले बढ़े, जहाँ उनकी यादें जुड़ी, जीवन का एक अरसा उन्होंने जहाँ बिताया, जहाँ उनकी जड़ें थी, वो छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। आखिरकार ऐसे क्या हालात पैदा हो गए, ऐसा क्यों माहौल बन गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाले, विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक सेना रखने वाले, पुलिस प्रशासन न्यायिक व्यवस्था होने के बावजूद भी 4 लाख के करीब लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। सरकारें मौन रही, प्रशासन पंगु बन गया। वो क्या घटनाक्रम था? कौन लोग उस समय प्रदेश और देश की सत्ता में काबिज थे? किन की जिम्मेवारी थी कि वो प्रदेश के हालातों को संभालते और लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी होने से रोकते, उनमें विश्वास पैदा करते और राजधर्म निभाते? क्योंकि हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां नैतिकता और राजधर्म की दुहाई दी जाती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के इतिहास की या भारत के इतिहास की उस सबसे विडंबनात्मक घटना, जम्मू कश्मीर रियासत के इतिहास के उस काले दिन, या कहें भारत देश के इतिहास के, आज़ाद भारत के उस काले दिन 19 जनवरी 1990 को केंद्र में किसकी सरकार थी, प्रदेश में किसकी सरकार थी, सत्ता में कौन लोग बैठे थे, कौन लोग सीधे तौर पर उस समय के हालात के लिए जिम्मेवार थे। बात करें तो उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी। वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया हुआ था। और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय भारत के गृह मंत्री थे। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं जिनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, जिसकी पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी में सरकार थी। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन, जो भाजपा नेता राज्यपाल होने से पहले हुआ करते थे। हमने, क्योंकि भारत का संविधान और भारत की व्यवस्थाएं कहती हैं कि जो व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठता है वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहता, इसीलिए हमने जगमोहन के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे शब्द का प्रयोग किया। और उस समय जम्मू कश्मीर रियासत में राष्ट्रपति शासन लागू था, राज्यपाल के अधीन शक्तियां थी। जब ये काला अध्याय इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रियासतों में से एक रियासत के इतिहास में जुड़ा, आखिरकार ऐसे क्या घटनाक्रम पैदा हुए कि एशिया के इस खूबसूरत, सबसे खूबसूरत माने जाने वाले क्षेत्र में ये पॉलिटिकल टर्मोयल, ये राजनीतिक और मैं कहूँगा सामाजिक उथल पुथल हुई, मानवता शर्मसार जिस घटना से हुई, ये क्यों हुए? वैसे तो एशिया के इस क्षेत्र में सीधे तौर पर मैं जो उथल पुथल हुई, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसके लिए जो अमेरिका और रूस के बीच अफगानिस्तान को लेकर संघर्ष हुआ उसको जिम्मेवार मानता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो स्थानीय घटनाक्रम हुआ वो भी इस पूरे प्रकरण के लिए कम जिम्मेवार नहीं है। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने फारूक अब्दुल्ला से, जो उसका रिश्तेदार था,
जम्मू कश्मीर की सत्ता छीन ली। जब माहौल गुलाम मोहम्मद शाह के खिलाफ बनने लगा तो उसने एक पॉलिटिकल ट्रिक, एक राजनीतिक पासा फेंक दिया जम्मू कश्मीर में। उसने जम्मू में एक पुराने मंदिर को तोड़कर एक भव्य मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर, दुनिया और भारत के इतिहास से विदित है, ये छिपा नहीं, कि जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया होगा तो हिंदू लोगों ने उसका विरोध किया होगा, और हिंदू लोगों ने उसका विरोध किया तो पूरे मामले को इस्लाम खतरे में है का नारा देकर एक नया मोड़ दे दिया गया। राजनीतिक रस्साकसी, सत्ता के गलियारों में तख्त ताज और ताकत की छीना झपटी से शुरू हुए खेल ने धर्म की आड़ ले ली, धर्म का चोला पहन लिया, जिसका सीधे तौर पर यह परिणाम हुआ कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की, वहाँ जो रह रहे थे लोग, उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी गई। और जो राज्यपाल जिनका हमने जिक्र किया, जगमोहन जी, जो उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने 12 मार्च 1986 को जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त कर दिया और हवाला सीधे तौर पर यह दिया क्योंकि सरकार प्रदेश में हिंसा रोकने में नाकाबिल रही है। इसलिए शाह की उस सरकार को, गुलाम मोहम्मद शाह की जो सरकार फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन कर उनके रिश्तेदार जो थे बनाई थी, उसको बर्खास्त कर दिया। जिसके बाद प्रदेश में 1987 में चुनाव हुए। चुनावों में जो वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें थीं, उन्होंने चुनावों को जमकर लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए और एक बार फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का गठन कर दिया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि इस फ्रंट का सीधा उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत के दायरे से, उससे कानूनी तौर से या कहें हर तरह से भारत से अलग करना, आज़ाद कराना, उनके शब्दों में कहें, इस फ्रंट का लक्ष्य होगा। जम्मू कश्मीर में सबसे पहली हत्या टीकाराम टपलू की 14 सितंबर 1979 को हुई और यहाँ से प्रदेश में जो हिंसा का तांडव, जो हत्याओं का खेल खेला गया, उसकी शुरुआत हुई मानी जाती है। टीकाराम टपलू की हत्या के बाद जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी और मकबूल भट्ट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता थे। जज नीलकंठ गंजू की हत्या पर ही बात नहीं रुकी, बल्कि उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया, जिनका कभी पता नहीं चला। इसके बाद एक वकील प्रेम भट्ट की हत्या कर दी गई और 13 नवंबर 1990 को लासा कौल, जो दूरदर्शन के वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये जो हमने फहरिस्त आपको सुनाई है, ये बड़े लोग, नामी लोगों की जो हत्याएं, जहाँ से शुरुआत जम्मू कश्मीर में हिंसा की और वहाँ के स्थानीय निवासियों की, वहाँ की एक कम्युनिटी में भय पैदा करने के लिए की गई। इसके अलावा कितनी हत्याएं न जाने आम लोगों की, आवाम की हुई। प्रॉपर्टीज को लूट लिया गया और कहने की ज़रूरत नहीं कि जब ऐसी घटनाओं को, हत्या, आगजनी, प्रॉपर्टी की लूट को अंजाम दिया जाता है तो बलात्कार जैसी घटनाएं तो आम हो जाती हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं घटनाओं का सीधे तौर पर बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, जो दुनिया की खूबसूरत रियासतों में से एक है, जिसे हम भारतवासी भारत माँ का मुकुट मानते हैं, उस प्रदेश में ऐसे क्यों हालात पैदा हो गए कि वहाँ के लोगों को, निवासियों को, जो सालों साल से वहाँ रह रहे थे, जिनके बाग बगीचे, खेत खलिहान, यादें,
उस प्रदेश की वादियों से जुड़ी थी, उनको मजबूर कर दिया गया अपना आसियां छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए। आखिरकार क्यों सरकारें मौन हो गई, क्यों प्रशासन पंगु हो गया, ये सोचने और विचार करने की जरूरत है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जहां भी मेजॉरिटी आपे से कंट्रोल से बाहर हो गई, उसने माइनॉरिटी के ऊपर ऐसे ही अन्याय और अत्याचार किए। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए। हम कहने से यहां नहीं चूकेंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे, वहां माइनॉरिटी, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे वो सिख थे, उनके ऊपर ऐसे ही अत्याचार और यही हिंसा का नंगा नाच वहां किया गया। लेकिन इन सारे हालातों में सबसे अहम जिम्मेवारी, सबसे पायस ओब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, पवित्र कर्तव्य अगर किसी का बनता है, वो समय के सत्तासीन लोगों, जिनको लोगों ने चुनकर, विश्वास जिताकर उस प्रदेश की, उस रियासत की कमान सौंपी हो, उनके ऊपर है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, व्यवस्था में बैठे लोगों के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व उन लोगों के कंधों पर है। लेकिन आखिरकार जब और जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर आपा खोने के बाद, कंट्रोल खोने के बाद अन्याय और अत्याचार करती है, वहां सरकारें, शासन और प्रशासन क्यों पंगु बन जाता है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वोट, सत्ता और कुर्सी ही सबसे ऊपर है? क्या मानवीय जीवन, मानवीय मूल्यों और नैतिकता की इस राजनीतिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं रह गई, कोई कीमत नहीं बची? चाहे आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव कर, 35A में बदलाव कर भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और दूसरे जिम्मेवार लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हों कि उन्होंने भारत के ही एक अभिन्न अंग को भारत का अंग बनाने का काम किया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कभी भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां इस खूबसूरत रियासत केसर की क्यारी और उन हिमशिखाओं के बारे में पढ़ेगी, वहां रह रहे लोगों के, उनके ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के बारे में पढ़ेगी, तो वो समय के सत्तासीन शासकों को, नेताओं को और लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेवार मानेगी। चाहे जो बदलाव भारतीय संविधान, कानून और परिस्थितियों में करने का दावा और दम सत्तासीन लोग और सत्ता में बैठे लोग करते हों, लेकिन वो 4 लाख लोग जो अपने घरों से बेघर होकर विस्थापित हुए थे, अपने ही देश में शरणार्थी बने थे, आज भी बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो माहौल, वो हालात पैदा होंगे कि वो अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में वापस लौट सकेंगे और मुफलिसी और मुसीबत के जीवन से छुटकारा पा सकेंगे। आप सोचिए, विचार कीजिए, क्या मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ये जो खेल दुनिया में और भारत में खेला जाता है, और सरकारें जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वोट के लिए, सपोर्ट के लिए मौन हो जाती हैं, उनको एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, जिम्मेवारी समझने की ज़रूरत है। इस व्यवस्था में क्या बदलाव की ज़रूरत है, निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।